Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Coordinations. Sometimes while eating we bite our own finger or tongue by mistake. जब हम खाना खाते हैं ना तो गलती से हमारी टंग या फिंगर को बाइट कर लेते हैं, ठीक है, गलती से. समटाइम्स वी चोक वाइल ईटिंग इन हरी. अगर जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तब भी हमारा निवाला अंदर फंस सकता है, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जब हम खाना खाते हैं तब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स एट टाइम वर्क करते हैं. जैसे आँखों से हम देखते हैं क्या खाना है ना, क्या खाना है, नमक ये वो सब चीज़ें रहती है, क्या खाना है वो आँखों से देखते हैं, हाथ से उठाते हैं, मुंह में ही डालते हैं बराबर, ठीक है, नाक में नहीं डालते तो बराबर मुंह में ही जाता है. मतलब सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, आईज, हैंड्स, माउथ एट ए टाइम वर्क करते होते हैं, ठीक है, एट ए टाइम वर्क कर रहे होते हैं. और हमारा ध्यान अगर पूरे तरह से खाने पे होंगे, सारे ऑर्गन्स अगर ठीक से काम करते होंगे तो बराबर कोई गलती नहीं होगी. लेकिन अगर ध्यान अगर बढ़ जाता है तब ऐसा हो सकता है. जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं तो क्या होता है, विंड पाइप में गलती से खाना चला जाता है, ठीक है. जो एपिग्लॉटिस होती है ना, विंड पाइप के स्टार्टिंग में एपिग्लॉटिस होती है, फ्लैप होती है, तो वो ढक्कन होता है. मतलब विंड पाइप के ऊपर जब खाना हम निगलते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन बन जाता है. लेकिन अगर जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं तो हम सांस लेने के चक्कर में वो वहाँ पे खाना भी फंस जाता है और इसलिए हमें खाना चोक हो सकता है विंड पाइप में चले जाने की, गलती से चले जाने की वजह से. तो ये सारे हमारा ध्यान नहीं होगा तब होगा ऐसा. मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सभी ऑर्गन्स में, आईज, हैंड्स, माउथ, इन सभी ऑर्गन्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब ये हो सकता है, ठीक है. तो सेवरल हम देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं. सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शंस इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ठीक है, एक ही सेल जो है सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें सारे सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं. डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से. सो डिफरेंट सिस्टम्स को एट ए टाइम वर्क करना होता है. Their life goes on smoothly if there is a coordination between the different organ system or the organs and the stimuli in the surrounding. Surrounding से जो stimuli मिलते हैं, surrounding से जो हमें stimuli मिलते हैं उसको response देना, coordination से काम करना. अब stimuli मतलब क्या, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का भी एग्जांपल बता देती हूँ. सपोज आपको मच्छर काटा, एक हाथ को मच्छर काट रहा है, ठीक है, एक हाथ को मच्छर काट रहा है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, वो स्टिमुलस मिल रहा है. उस हाथ पे स्किन को काट रहा है ना, समझ में आता है, वहाँ स्किन पे फील होता है. तो मतलब क्या, एनवायरनमेंट से तुम्हें क्या मिल रहा है, स्टिमुलस. बाहर से, एनवायरनमेंट से मतलब बॉडी के बाहर से तुम्हें क्या मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है. तो वो स्टिमुलस रिसीव किया जाता है, बॉडी रिसीव करती है और फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है रिसीव करने के बाद कि हाथ को मच्छर काट रहा है, एक हाथ को, तो ब्रेन क्या ऑर्डर देता है दूसरे मोटर ऑर्गन को कि दूसरे हाथ से उसको मारो. काटने देंगे क्या, नहीं, तो दूसरे हाथ से हम उसे मारते हैं. तो जिस हाथ से हमने मारा उसको मोटर ऑर्गन बोलते हैं. तो ब्रेन ने उसे ऑर्डर दिया, तो हमने क्या बताया, रिस्पॉन्स दिया. मच्छर के काटने पर रिस्पॉन्स दिया. मच्छर का काटना यानी स्टिमुलस, हमारे बॉडी को मिला हुआ स्टिमुलस, और दूसरे हाथ से जो हमने उसे मारा वो हो गया रिस्पॉन्स. हमने, हमारे बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स दिया, तो ये हो गया रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इन सब बातों का मतलब समझ गया आप तुमको, ठीक है. तो जब भी हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है तब हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्स देती है, ठीक है. और वो सब कोऑर्डिनेशन अगर होगा सभी ऑर्गन्स में तभी ये सब पॉसिबल है. डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. अलग अलग बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है ना एट ए टाइम हमारी बॉडी में, इन सब का रेगुलेशन होना चाहिए. रेगुलेशन मतलब ही कंट्रोल होना चाहिए. एंड ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस इन द प्रॉपर सिक्वेंस. और ये सारी चीज़ें प्रॉपर सिक्वेंस से होनी चाहिए, मतलब ही कोऑर्डिनेशन, ठीक है. तो उस पर रेगुलेशन होना मतलब कंट्रोल होना, और सारी जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में चलने वाली बराबर सिक्वेंस से होना मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन दोनों टर्म्स का मतलब आपको समझ गया है. If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between the different system and the organs participating at different steps of the activity is necessary. मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर कंप्लीट करनी है बॉडी की, सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है बॉडी की कोई भी एक्टिविटी, जैसे खाना खाना अभी बताया, सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो सारे ऑर्गन्स को स्मूथली काम करना, बराबर सीक्वेंस से काम करना, कोऑर्डिनेशन से काम करना, एक ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके ज़रूरी होता है, तभी जाके वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी, है ना, स्मूथली कंप्लीट होगी. रादर इफ ड्यू टू द लैक ऑफ
coordination or some other factor there is a confusion at any step the activity may not get completed. अगर कोई confusion रहा किसी भी step पे तो या फिर coordination नहीं रहा, lack of coordination, तो वो activity complete नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकता है उस एक्टिविटी में. सो देयर शुड नॉट बी एनी रैंडमनेस एट एनी स्टेप. कोई भी स्टेप पे रैंडमनेस नहीं होना चाहिए. देयर नीड टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द वेरियस फैक्टर्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल. कोई भी एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी, अगर हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी हमें कंप्लीट ठीक स्मूथली कंप्लीट करना है तो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट भी ठीक से होना चाहिए, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, एंजाइम लेवल, वाटर लेवल, ये सारे बॉडी के जो फैक्टर्स है वो सारे भी बराबर होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड, रेगुलेटेड होना चाहिए. तब जाके बॉडी का जो फंक्शंस है, सारे फंक्शंस जो है स्मूथली चल पाएंगे. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम, अलग अलग सारे सिस्टम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब सारे सिस्टम में मिलजुल के बराबर सीक्वेंस से सारे एक्टिविटीज़ करना चाहिए. और जैसे हेल्प्स टू मेंटेन, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी. हमारी बॉडी की स्टेट इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को बोलते हैं होम्योस्टासिस. इसका मतलब सारे फंक्शंस बराबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर से चल रहे होंगे तो उस स्टेट, उस बॉडी की उस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर होम्योस्टेसिस. मतलब समझ गया होम्योस्टेसिस का मतलब हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल में रहना, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के ऑप्टिमल एफिशिएंसी के लिए, बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक से चलने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है. नाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? प्लांट डू नॉट हैव सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम. प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होती, मस्कुलर सिस्टम नहीं होती. ब्रेन होता है क्या प्लांट को? ब्रेन नहीं, ठीक है, मसल्स नहीं होते. देन हाउ डू प्लांट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट? तो प्लांट मूवमेंट, मसल्स नहीं होते तो मूवमेंट कैसे करते हैं प्लांट्स? मसल्स तो होते नहीं है, मसल्स भी मूवमेंट के लिए हेल्प करते ना. सो इन प्लांट मूवमेंट आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुलाई. तो मूवमेंट कैसी होती है प्लांट में? जो स्टिमुलस मिलते हैं एनवायरनमेंट से उनको, उसको वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो हो गए उनका मूवमेंट. इस तरह जिस कैसे होते हैं हम देखेंगे आगे. मूवमेंट और द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. व्हाट इज ट्रॉपिज्म? समझ में आया? ट्रॉपिज्म मतलब क्या? मूवमेंट या फिर प्लांट के कोई भी पार्ट की ग्रोथ एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, एनवायरनमेंट से जो उनको स्टिमुलस मिलता है उसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट होती है या उनकी ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है. नाउ द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस. जैसे आपको बताती हूँ, जैसे ये बीज है, हमने बो दिया, तो जो शूट सिस्टम किसे बोलते हैं? जो ऊपर की तरफ जो पार्ट ग्रो होता है, ठीक है, उसे शूट सिस्टम बोलते हैं. और रूट्स जो नीचे की तरफ पार्ट ग्रो होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है. ये शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है. तो शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस. शूट सिस्टम किस तरफ ग्रो हो रही है? जिस तरफ लाइट रहता है, सन रहता है ना, सनलाइट रहता है, उसी तरफ ग्रो होती है. इट ग्रोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, ओके. एंड द मूवमेंट शोन बाय प्लांट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट इज अ स्टिमुलस. लाइट ये स्टिमुलस है. तो वो देखते शूट सिस्टम ऊपर की तरफ ही क्यों ग्रो होती है? क्योंकि उनको स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है. ऊपर की तरफ ही क्यों ग्रो हो रही है? क्योंकि उनको स्टिमुलस मिला. किसका स्टिमुलस मिला? लाइट का स्टिमुलस मिला, ठीक है. तो इस तरह से उनकी जो मूवमेंट हुई वो किस तरफ हुई? ऊपर की तरफ हुई, ठीक है, सन की तरफ हुई, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ हुई. तो इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटो मतलब लाइट, ठीक है. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आया? लाइट की तरफ होने वाली मूवमेंट मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ओके. एंड द रूट्स जो है वो किस तरफ ग्रो हो गए? ग्रेविटेशन की तरफ. जहां पे उनको ग्रेविटी दिखेंगी अर्थ की तरफ. ग्रेविटी कहाँ होती है? अर्थ की तरफ, इसलिए रूट अंदर ग्रो होते हैं. तो जिस ग्रेविटेशन की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट. या वाटर की तरह, वाटर की वजह से, वाटर भी नीचे होता है ना, तो वाटर की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. हाइड्रो मतलब वाटर होता है, इसलिए हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब वाटर स्टिमुलस है उनको, ठीक है, इसलिए वो उस तरफ ग्रो हुए. मूवमेंट shown by plant in response to specific chemicals is called chemotropic movement. केमिकल की वजह से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, केमिकल जो स्टिमुलस दे रहा है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ऊपर, आप देखोगे ये एग्जांपल है उसका, ठीक है. ये यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है. ये ओव्यूल क्या करता है? ओव्यूल कंटेन सम केमिकल्स, कुछ केमिकल सीक्रेट करता है. उसके वजह से ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब क्या करती है? इसको रिस्पॉन्स देती है और इस तरफ ग्रो होती है, ठीक है. कैसे ग्रो हो रही है?
नीचे नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है, ओव्यूल की तरफ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल की तरफ हो रही है। इसका मतलब ये केमिकल को रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि ओव्यूल ने क्या किया, वो पर्टिकुलर केमिकल सिक्रेट किया, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ उस तरफ हुई। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, सो ऑल द अबव जो मेंशन एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं वो सारे किससे रिलेटेड थे, ग्रोथ से रिलेटेड थे। हेंस ऑल सच मूवमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। इसलिए इन सारे मूवमेंट्स को बोलते हैं ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है टेंड्रिल्स जो होते हैं, टेंड्रिल्स, ये इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू टच। मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं, सेंसिटिव टच क्यों होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होते है ग्रोथ के लिए, तो वो सपोर्ट पे ग्रो होते हैं। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टच को, उनको किसी भी सपोर्ट को टच कर लेंगे तो उसके ऊपर वो वाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन प्रोड्यूस इन द अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट। हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, अपाइकल पार्ट में। अपाइकल पार्ट मतलब शूट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना सबसे, वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये किस लिए प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ ऊपर होती है, सेल्स डिवीजन वहाँ पे ज़्यादा होता है, सेल्स ज़्यादा एनलार्ज होते हैं, मतलब ग्रोथ ऊपर होती है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, किस लिए हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए। ना हार्मोन्स लाइक गिबरेलिन जैसा हार्मोन होता है वो किस लिए हेल्प करता है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है, और एब्सिसिक नाम का जो एसिड हार्मोन होता है वो किस लिए हेल्प करता है, प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को कम करना। लीफ विल्टिंग मतलब जो पुराने हो जाते हैं लीव्स, ठीक है, लीव्स पुराने हो जाते हैं तो उनका न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद कर दिया जाता है और वो गिर जाते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल भी उसमें हमने देखा ना, वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा हो जाता है, तो लीव्स को बार बार पुराने हो जाने के बाद उनको नीचे गिराना पड़ता है। तो उनका एब्सिस करना मतलब उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद करके, ठीक है, ड्राई हो जाती है लीव्स, उनका वाटर सप्लाई भी बंद हो जाता है, उसको लीफ विल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन इट इज सीन दैट इन प्लांट लाइक टच मी नॉट, आपको ऊपर कुछ प्लांट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे टच मी नॉट है, वेनस्ट्राई प्लांट है, ठीक है, बाल्सम, लोटस। तो अगर आप केयरफुल ऑब्जर्व किए होंगे, आपने टच मी नॉट प्लांट को टच किया होगा, तो आपका ऐसे ध्यान में आया होगा कि जहाँ पर आपने टच किया खाली वहीं पर वो उसके जो लीव्स है वो क्लोज नहीं हुए, बल्कि दूसरी तरफ भी इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट को, मिमोसा प्लांट को आप टच करोगे तो बाकी पार्ट भी उसके पूरे लीव्स क्लोज हो जाते हैं, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। So hence we can infer that the information about the touch must have been relayed within plant from one place to another. So plants use electrochemical impulse for transfer of information from one place to another. इसका मतलब हमें क्या इन्फर करते हैं कि प्लांट ने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स यूज़ किया है वहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। Plant cells change their shape by increasing or decreasing their water content. इतना ही नहीं तो प्लांट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स भी वो कन्वे कर सकते हैं। इसके अलावा और प्लांट क्या कर सकते हैं, उनका शेप भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, वाटर का कंटेंट कम करके वो एक शेप छोटा कर सकते हैं, और वाटर कंटेंट बढ़ा के सेल्स फूल भी सकते हैं, मतलब शेप बड़ा भी हो सकता है। सम इस तरफ की मूवमेंट होती है, लेकिन ये जो मूवमेंट है सम स्पेसिफिक मूवमेंट, ये जो स्पेसिफिक अभी तो मूवमेंट बताई आपको, क्लोजिंग ऑफ लीव्स और इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। जो ग्रोथ से रिलेटेड है उनको ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, लेकिन जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उनको ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट बोलते हैं। So as a response to changes in surrounding, plant hormone brings about various movement. प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो भी बहुत सारे हार्मोन वो भी बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं, हार्मोन्स की वजह से भी मूवमेंट होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। इन द प्लांट कॉल्ड वेनस फ्लाई ट्रैप देयर इज अ ट्रैप दैट अपीयर्स एंड स्मेल लाइक फ्लावर्स। आपने वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट क्या करता है, फूल के जैसा ही ट्रैप एक बिछाता है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, और इंसेक्ट वो इतना अट्रैक्टिव होता है, स्मेल करता है अच्छे से कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं वो ट्रैप क्लोज कर लेते हैं, मतलब फट से उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट विजिट्स दैट फ्लावर लाइक ट्रैप
फ्लावर लाइक ट्रैप होता है, वो फ्लावर नहीं होता, फ्लावर लाइक ट्रैप होता है ना, ट्रैप के जैसा फ्लावर। द ट्रैप क्लोज अप, ट्रैप क्लोज होता है, एंड ट्रैप इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट, और फिर वो इंसेक्ट वो प्लांट खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये भी एक तरह से मूवमेंट है, ठीक है। लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग डे लोटस फ्लावर ओपन होता है, और ट्यूबेरोस जो होता है रात के समय ओपन होता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है, ये किसको रिस्पॉन्स कर रही है, डे नाइट टाइम, डे टाइम, इसको रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। फाइब्रिस प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट ड्रोसेरा, दूसरा एक इंसेक्टिवरस प्लांट है, वेनस फ्लाईट्रैप की जैसा ड्रोसेरा प्लांट है, उसके भी फाइब्रिस जो होते हैं इंसेक्ट, वो क्या होते हैं, वो भी इस तरह से ट्रैप तैयार करते हैं, और इनवर्ड अंदर की डायरेक्शन से वो फाइब्रिस बेंड होते हैं ताकि इंसेक्ट को पकड़ सके, एंड सराउंड द इंसेक्ट फ्रॉम ऑल साइड, और इंसेक्ट को पूरी तरह से ऑल साइड से घेर लेते हैं और उसको पकड़ लेते, जकड़ लेते फाइब्रिस से, ओके। इन बाल्सम, बाल्सम में क्या होता है, द राइपेंड फ्रूट डेहेसिस, डेहेसिस मतलब बर्स्ट ओपन, जो फ्लावर होता है ना, फ्रूट होता है, सॉरी, बाल्सम प्लांट का जो फ्रूट होता है, दैट गेट बर्स्ट ओपन, ठीक है। और कब बर्स्ट ओपन होना है, एट द राइट टाइम टू डिस्पोज द सीड्स, राइट टाइम पे डिस्पोज होता है, मतलब फ्रूट डिस्पर्स हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा है, फूट रहा है फ्रूट, वो कंडीशन देखता है, आजू बाजू की हवा चल रही है, अगर हवा चल रही है, सब राइट कंडीशन है, तो जो बीज है उसके अंदर के, ठीक है, सीड्स है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके, डिस्पर्स हो सके, इसलिए वो राइट टाइम पे ही बर्स्ट ओपन होता है, ठीक है। तो ये सारी मूवमेंट है जो ग्रोथ इरिलेवेंट मूवमेंट है।